नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केटी स्टडी पॉइंट की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो है संस्कृत व्याकरण की जो सेशन स्टार्ट किया था हमने प्रश्नोत्तरी का, जिसमें हम प्रश्न बताते हैं आपको 10 से 15 प्रश्न और उनकी व्याख्यान सहित आपको आंसर देते हैं। उसका पार्ट नंबर 4 यानी चौथा वीडियो है ये। इससे पहले हम 3 वीडियो आपको और दे चुके हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को आपने सब्सक्राइब तब भी नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम प्रश्न आपको लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों की संख्या है अ 9, ब 33, स 42, द 25। तो यहाँ जो संस्कृत व्याकरणों में व्यंजनों की संख्या है वो है 33। कितनी है? 33। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? क्या प्रश्न है? संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? अ 9, ब 33, स 42 और द 60। तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 42 वर्ण हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी प्रश्न में पूछा गया संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं और ऑप्शन में हमें 9, 33, 60 और 42 मिला। तो हमने कौन सा सेलेक्ट किया? 42 वाला। कौन सा सेलेक्ट किया था? 42 वाला। और अब हमें पूछा जा रहा है पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत में 63-64 वर्ण हैं, यानी कुछ विद्वानों ने 63 माने हैं और कुछ ने माने हैं 64। तो हम कह सकते हैं 63-64 वर्ण हैं, जिनमें से जो स्वर हैं वो कितने हैं आप बताइए, आपसे जानना चाहता हूं। व्यंजन हैं वो कितने हैं बताइए, कितने हैं? अगर नहीं पता तो देखिए, जो स्वर हैं उनकी संख्या है 21 या 22 और जो व्यंजन है उनकी संख्या है 42। इससे कितने बनते हैं? 63 या 64। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार अगर पूछता है कितने वर्ण हैं तो आप बताएंगे 63 या 64, और सामान्य संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण पूछते हैं तो आप बताएंगे 42। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्णों में नहीं है। ऊष्म वर्णों में नहीं है। ऊष्म वर्ण कैसे वर्णों कहा जाता है? जिनके उच्चारण में ऊष्मा बाहर निकलती हो। तो इस प्रश्न में अ में मिला है स, ब में मिला है, तीनों सकार मिले हैं स, स और द में मिला है र। तो इसका आंसर आप तब दे पाएंगे जब आपको पता हो कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो ऊष्म वर्ण होते हैं हमारे टोटल 4, यानी तीनों सकार स, स और क्या होता है? ह। तो यहाँ ये जो र है वो नहीं होता, र की जगह क्या होता है? ह होता है। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन द है र, वो ऊष्म वर्ण नहीं है। क्या है? र नहीं है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? तीनों सकार स, स और ह। टोटल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण नहीं है। कैसा वर्ण नहीं है? अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण कैसे, कौन से वर्णों को कहा जाता है? जिनके उच्चारण में उनकी जो वायु है वो बाहर नहीं निकलती बल्कि मुंह के अंदर ही विद्यमान रहती है। तो ये भी इसमें ऑप्शन मिला है ह, य, व और र। तो इसका भी आंसर आप तब दे पाएंगे जब आपको पता हो कि अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण में आता है य आता है, व आता है, र आता है, ल आता है ना। टोटल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ऑप्शन में मिला है हमें ह, व, र, ल। तो र भी आता है,
यह भी अंतस्थ वर्ण है, वह भी है, लेकिन ह नहीं है। ह की जगह पे क्या होता है, ल होता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ह हो गया, यानी ऑप्शन अ अंतस्थ वर्ण नहीं है वो, जो कि ह नहीं है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट वर्णों की संख्या है, स्पष्ट वर्णों की संख्या है। तो स्पष्ट वर्णों की संख्या कौन सी होती है, कितनी होती है, 25 होती है। स्पष्ट वर्ण को जो हम अन्य नामों से जानते हैं वो कौन कौन से नाम हैं, वो नाम है, स्पष्ट वर्णों को हम उदित वर्ण के नाम से भी जानते हैं, या हम इनको वर्गीय वर्ण भी कह सकते हैं। वर्गीय वर्ण, वर्गीय वर्ण के नाम से आपको पता चला गया वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। और एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं, वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो कितने हो गए टोटल, 25। कितने हो गए, 25। और वर्ग कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। संस्कृत में हम कह सकते हैं कुवर्ग, चुवर्ग, टुवर्ग, तुवर्ग और पोवर्ग। ये 5 वर्ग हो गए, को, चो, टो, तो, पो वर्ग। हिंदी में हम इनको कहते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 25। आपको यहाँ स्पर्श वर्ण ना पूछ के पूछा जा सकता है उदित वर्णों की संख्या कितनी है, या पूछा जा सकता है वर्गीय वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या टिक करना है, 25, 25। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण में संयोजन हुआ है। ऑप्शन अ ग प्लस य, इसमें हलंत वर्ण है, ये दोनों है ना, सभी ऑप्शन में हलंत लगा हुआ है। तो बोलने में मैं सादा ही बोलूंगा, सरल तरीके से और सहित ही बोलूंगा, लेकिन आपका ऑप्शन जो सामने दिख रहा है हलंत लगा हुआ वो देखना है। ब में आपको ज प्लस य, और स में आपको मिलता है ज प्लस न, द में मिलता है ज प्लस अंग। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द, ज प्लस अंग, यानी कि ज और प्लस अंग बराबर क्या होता है, ज्ञ होता है। क्या होता है, ज्ञ। यानी कि कैसे बनता है ये जो ज्ञ है वो ज प्लस अंग से बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ, कौन सा हुआ करेक्ट ऑप्शन, द। अगला प्रश्न है, किस माहेश्वर सूत्र में अकार की भी इत संज्ञा हुई है। तो ऑप्शन में मिले हैं, अ में अ ई उड, ब में लड, स में हल, द में हाय वरट। तो हम कह सकते हैं जो लण सूत्र है, जो सूत्र नंबर 6 है उसको हम लड़ सूत्र कहते हैं। लड़ सूत्र में लकार में विद्यमान अकार की भी संज्ञा हुई है। क्या हुई है, इस संज्ञा हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ब लण। अगला प्रश्न है, क से पूर्व विद्यमान चिन्ह है तो उसको क्या कहेंगे, विसर्ग, अनुस्वार, उपध्मानीय या जिह्वामूलीय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर क और ख वर्णों के सामने या पहले अर्ध विसर्ग आ जाता है, अर्ध विसर्ग यानी कि ऐसा जो आ जाता है ना, ऐसा चिन्ह जो आपको यहाँ दिख रहा है वो आ जाता है, तो उनको हम कहते हैं जिह्वामूलीय। क्या कहते हैं, जिह्वामूलीय। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ आपको द, जिह्वामूलीय। यानी क या ख से पूर्व विद्यमान चिन्ह जो अर्ध विसर्ग आ जाता है उसे हम बोलते हैं जिह्वामूलीय। यहीं आपके साथ में एक और क्लियर कर देता हूँ, अगर क और ख की जगह पर प और
फ होता है और उस वर्ण के सामने क्या आ जाता है, यही अर्ध विसर्ग आ जाता है दोनों के सामने, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलेंगे उपध्मानीय। क्या बोलते हैं, उपध्मानीय बोलते हैं। तो जिव्यामूल क और ख के सामने या पहले अर्ध विसर्ग आता है तो ऐसे वर्णों को हम जिव्यामूलीय बोलते हैं, और प और फ के सामने या पहले अर्ध विसर्ग आता है तो हम उसे उपध्मानीय वर्ण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्याहारों की संख्या है अ 40, ब 41, स 44, द 38। तो कुल प्रत्याहारों की संख्या है वो है 44। करेक्ट ऑप्शन होगा स। अगला प्रश्न है, कौन से प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है माहेश्वर सूत्रों में? तो मैं आपको बता दूं, माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण का भी 2 बार प्रयोग हुआ है और जो ड वर्ग है उसका भी प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन में हमें देखना है कौन सा। तो ऑप्शन में अ मिलाए अण, ब में अक, द में अच, स में इण। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ अण। करेक्ट ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रत्याहार किस संज्ञक वर्ण से बने हैं? तो ऑप्शन ह, स, ल या स व ल दोनों। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द, स व ल दोनों से ही हल प्रत्याहार सर्वाधिक, यानी इस संज्ञक वर्ण है बने हैं सर्वाधिक प्रत्याहार वो द। दोस्तों ये आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे।